Hello everyone. हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को फिर से एक बार देख के, और त्योहार का सीजन चल पड़ा है ना। सो सभी के मन में एक्साइटमेंट है, खुशी है त्योहार को लेकर, बट त्योहार तो चलता ही रहेगा, साथ में पढ़ाई को इसमें स्टॉप नहीं देना चाहिए। पढ़ाई के लिए जो समय आपका डेडिकेटेड है वो बिल्कुल वैसे ही चलते रहना चाहिए, राइट। सो इसीलिए आपके लिए हम सेशन लेकर आए हैं, और ये आज जो सेशन हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक मुआयना है ना, कि पिछले साल जो क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, वो किस तरह से आए हैं एसएससी सीजीएल की अगर हम बात करें तो आज का पूरा सेशन होगा उन्हीं क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखा जाएगा कि किस तरह का पैटर्न आता है और किस तरह से हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। इससे फायदे क्या होंगे कि आपको पता चलेगा कि आपका वीक एरिया कौन सा है और आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, कि कहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है और किस तरह के क्वेश्चंस आपसे जल्दी से बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे बट आंसर आपको भी करना है। ठीक है, ये आपका हो गया 13 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ है वो, और 3 मार्च 2020 को जो पेपर हुआ, दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चंस जो है लिए गए हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन देखकर घबराने का नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको लेंथी दिख जरूर रहा है बट ये लेंथी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, है ना। आपको ये बड़ा सा क्वेश्चन दिख जरूर रहा है बट ये बनेगा सेकेंड्स में। देखिए कैसे बनता है ये पूछा जा चुका है 13 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था 2021 शिफ्ट 1 का। क्वेश्चन कहता है The invigilator is advising the students not to carry calculators into the examination hall. सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन है वॉइस का, तो जब भी आप वॉइस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप कभी भी उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, राइट। क्या लिखा है, इज एडवाइजिंग, मतलब बीइंग आएगा, डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे इज है तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, वो पास्ट नहीं होगा, वो फ्यूचर नहीं होगा। तो देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ लिखा है हैव बीन, क्या हैव की जरूरत है यहाँ पे, इज को हैव तो बनाएंगे नहीं, है ना। इज एम आर ही यूज होगा, जो भी वहां पे रिक्वायर्ड होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। क्या हमें पास्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या वर आएगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं आएगा। तो उस हिसाब से तो ये वाला वर भी कैंसिल हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने ऑप्शंस को पढ़ा भी नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा कि यहाँ पर वर्ब इज है, मतलब ये प्रेजेंट में है। अगर ये प्रेजेंट में है तो कन्वर्जन भी इसका जो होगा वो प्रेजेंट में होगा। तो ये मैंने हटा दिए 3 ऑप्शन। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा है, मेरे पास ऑप्शन जो है सिर्फ एक बचा है, और उसे पढ़ने की जरूरत है नहीं, वैसे वो हमारा आंसर है ही। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। द स्टूडेंट्स आर, क्या बोला जा रहा है, द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइस। अभी आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल हो गया। इन्विजिलेटर ने एडवाइस किया, कि इनको किया, स्टूडेंट्स को किया, तो ये चीज इधर आ जाएगी, है ना। ये आपका नया सब्जेक्ट बन गया। द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, क्वेश्चन दिखने में बड़ा सा लेंदी सा लग रहा था, पर बनाने में सेकेंड्स लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ वॉइस की बात हो या नरेशन की बात हो, आप हेल्पिंग वर्ब को देखिए और बाकी सबको एलिमिनेट करिए जो इररिलेवेंट है। फटाफट से आंसर मिल जाएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, ये भी आ चुका है सेम एग्जाम में। ये है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन, बट आसान है काफी। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू डैश 21 MiG 29 एंड 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their existing fleets, है ना। जो इनके पास में फाइटर प्लेन्स हैं उनकी बात की जा रही है, कि फाइटर प्लेन्स को लेने खरीदने की बात की जा रही है ना। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू अकम्प्लिश, टू अचीव, टू एडवांस और टू प्रोक्योर। क्या यहाँ पे क्वेश्चन को देखकर समझ में आ रहा है कि इंडिया जो है आगे बढ़ रही है, क्या करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, कुछ अकम्प्लिश करने के लिए। तो ये दोनों तो हट जाएगा, अचीव करना, अकम्प्लिश करना कहीं ना कहीं सिनोनिम होता है, ये दोनों हट गया। एडवांस करने के लिए आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ना और एडवांस एक साथ कैसे आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता, है ना। प्रोक्योर यानी होता है टू ऑब्टेन, क्या हो जाएगा, टू ऑब्टेन, है ना। प्राप्त करना बोल सकते हैं इसको, या खरीदना, टू बाय। प्रॉकर यहाँ पे इसका सेंस जो है टू बाय से भी है। बात आगे समझ में, टू बाय, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फिट होगा वो हो जाएगा टू प्रोक्योर, है ना।
तो ऑब्टेन करना या खरीदना, रशिया से ये फाइटर जेट्स खरीदने की बात की जा रही है, से मंगवाने की, से लेने की बात की जा रही है। तो देखा आपने कितनी आसानी से बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो गए, है ना, क्योंकि फिट ही नहीं हो रहे हैं वहां पे। वो अकम्प्लिश, अचीव लगभग सेम मतलब, एडवांस, मूविंग अहेड, टू एडवांस, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, राइट। ओके, अगला सवाल ये आप लोग बताएंगे फटाफट से, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, बनाइए और क्वेश्चन को आंसर करिए कमेंट में। Select the most appropriate meaning of the given idiom, that is bang for the buck। ये है आपका मुहावरा, इसका क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, sorrowful heart, more value for money, dash against something, less value for money। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है आपके पास में करेक्ट होगा ये बताइए। जल्दी से सारे के सारे जितने लोग जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार सेशन को लाइक भी कर दे गाइस, और शेयर कर दे उन लोगों से भी जो सो रहे हैं, है ना, जो जाग नहीं पाए हैं, उनको भी बुला कर ले आइए ताकि उनको भी पता चले कि भाई अभी हम कितने पानी में हैं, है ना, फटाफट से। यस, चलिए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, है ना। अ सॉरोफुल हार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पर डैश अगेंस्ट समथिंग ये भी नहीं होगा। अब बचते हैं हम लेस वैल्यू फॉर मनी, मोर वैल्यू फॉर मनी। ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं अगर आपको नहीं भी पता है तो इन दोनों पे ध्यान गया होगा आपका। दोनों सेम है, एक में लेस है एक में मोर है, बस मोर वैल्यू फॉर मनी, लेस वैल्यू फॉर मनी। बैंग फॉर द बक मतलब होता है मोर वैल्यू फॉर मनी, है ना, मतलब जितना आपने दिया उससे ज्यादा की कोई चीज आपको मिल जाए तो वो होता है मोर वैल्यू फॉर मनी, बैंग फॉर द बक कहा जाएगा उसको। ठीक है, अगर नहीं मालूम था कोई बात नहीं, नया कुछ सीखा आपने, नया कुछ पता चला, आपको मालूम था तो बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया, सेकेंड। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या बताना है भाई आपको, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ये आ गई बात नरेशन की, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जब हम वॉइस करते हैं तो चेंज, टेंस में जो चेंज है बिल्कुल नहीं होता है, जो वॉइस गिवन स्टेटमेंट का टेंस होगा वही टेंस हम यूज करते हैं आंसर में भी। अब नरेशन में होता है उल्टा, यहाँ पर चेंज ऑफ टेंस तो कंपल्सरी है, चेंज ऑफ टेंस तो होना कंपल्सरी होता ही है ना। अब देखते हैं कि चेंज ऑफ टेंस होगा तो किसका किसमें चेंज होता है ये देखना है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होने वाला है। इज गोइंग टू बी, तो इज गोइंग टू बी कहा है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कन्वर्ट होगा पास्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अब यहाँ पर देखते हैं एलिमिनेशन कैसे होगा। इज लिखा हुआ, इज आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, ऑप्शन 4 कैंसिल कर दो, है ना। उसके बाद आप देखो यहाँ पे लिखा है एवरीथिंग आर, एवरीथिंग के साथ आर कैसे लगाएंगे। और दूसरी बात, प्रेजेंट को प्रेजेंट में तो लिख ही नहीं सकते हम, है ना, प्रेजेंट तो पास्ट में कन्वर्ट होगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ये तो फ्यूचर हो गया बाबा, फ्यूचर का तो कोई रोल ही नहीं बनता है यहाँ पे। आपके पास अगेन एक ही ऑप्शन बचा है जो करेक्ट है, और वो क्या है, ये रहा वो ऑप्शन। द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट, है ना। इज का क्या हो गया, वॉज हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है जब हम नरेशन में चेंज करते हैं, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, है ना। बात समझ में आ गई, कितना आसान था। मैंने कहा ना, नरेशन हो या वॉइस हो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली दिए हुए 4 ऑप्शन है, 3 हट गए तो एक ही बचा ना, और वो तो एक आपका आंसर होना ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था थर्ड। वेरी गुड, वेल परफॉर्म्ड। आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर सीजीएल एग्जाम्स की तो वो क्या आपका पोर्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तो आते ही आते हैं ना। तो देखिए किस तरह का आया था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना है इसका, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड जेनेरिक, है ना। जेनेरिक एक वर्ड है जिसका सिनोनिम मतलब सेम, मतलब समानार्थी बताना है। सेम मीनिंग क्या होगी भाई इसकी, मिलती जुलती मीनिंग, सेम मीनिंग, ये क्या होगा, है ना। स्पेसिफिक, डेफिनेट, यूनिवर्सल या प्रिसाइज, क्या हो जाएगा भाई, सेम मतलब बताना है। कोशिश करो सारे के सारे आंसर करने की, है ना, आंसर करने की कोशिश करो सारे के सारे, बहुत आसान है। मैंने बताया है ऑड वन आउट को निकालो। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की है कि आप ऑड वन आउट को निकालो। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हो, डेफिनेट हो, ये दोनों कहीं ना कहीं एक ही चीज को बता रहे हैं। किसी चीज का स्पेसिफिक होना, डेफिनेट होना, तो अगर ये कहीं ना कहीं एक ही चीज को बता रहा है, निश्चित है, तय है, स्पेसिफाइड है, ऑलरेडी बताई हुई है, तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई।
प्रिसाइज मतलब एकदम कट शॉर्ट, एकदम ब्रीफ में प्रिसाइज तरीके से बताई गई, तो ये भी आप हटा दो, है ना, ये भी कैंसिल हो गया। एक ही चीज बचती है यूनिवर्सल। जेनेरिक यानी यूनिवर्सल होता है। जेनेरिक दवाइयां सुनी ना आप लोगों ने, जेनेरिक टर्म सुनी होगी, तो जेनेरिक यानी यूनिवर्सल होता है। इसका पूछा है सेम मतलब, इसीलिए आंसर हो गया आपका थर्ड। स्पेसिफिक, डेफिनेट और प्रिसाइज तो बिल्कुल बता दिया क्या कि ये ऐसा ही, तो वो डेफिनेट हो गया। जेनेरिक डेफिनेट नहीं होता, वो यूनिवर्सल होता है। ऑपोजिट हो गया। देखो कभी भी ना सिनोनिम पूछेगा तो ऑप्शन में एंटोनिम दे देगा, एंटोनिम पूछेगा तो ऑप्शन में सिनोनिम भर देगा। तो बस यही पहचानना है, यही कला है जो पहचाननी है आपको, यही प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो काम करेगा वहां पे, है ना। चलो जी, अगला सवाल ये रहा। ये आया है 3 मार्च 2020 के शिफ्ट 1 में। देखो ये 2020 का है। अ हार्ड नट टू क्रैक, आपको बताना है इसका मतलब क्या होगा। ये है एक इडियम, ये मुहावरा। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए हुए हैं। अब आप बताइए कि इसका मतलब क्या होगा। क्विकली सारे के सारे, बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं है, जल्दी से, बहुत ही आसान है ना। अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या होगा, इजीली डिसअपॉइंटेड, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नॉट रिस्ट्रेन्ड या इजीली एनकरेज्ड। हार्ड नट टू क्रैक बोलकर ही कुछ लग रहा है ना कि कुछ चीज जो थोड़ी मुश्किल हो, है ना। इजीली डिसअपॉइंटेड, आसानी से डिसअपॉइंट हो जाना, बिल्कुल नहीं होगा। इजीली एनकरेज हो जाना, ये भी नहीं होगा आंसर, है ना। नॉट रिस्ट्रेन्ड, जिसपे कोई रिस्ट्रेन नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। हार्ड नट टू क्रैक होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कुछ तो डिफिकल्टी, है ना, ये हो जाएगा आपका हार्ड नट टू क्रैक। आंसर हो गया 2। कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो थोड़ी क्रैक नहीं हो रही है, जिसका सोल्यूशन नहीं दिख रहा, कुछ एफर्ट ज्यादा लग रहा है, तो उसको कहेंगे हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि दिवाली 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 का माहौल चल रहा है ना, तो आपको आपके साथ इस खुशी को हम और भी बढ़ाना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट देकर, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा डिस्काउंट देकर, हमारे जो प्लेटफॉर्म पे, पेड प्लेटफॉर्म पे, एग्जाम्पल के पेड प्लेटफॉर्म पे जितनी भी क्लासेस चल रही हैं गाइस, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं पेड, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, सारे कोर्सेज में आपको ये ऑफर एप्लीकेबल एग्जाम्पल के कोर्सेज में बाय 75% का डिस्काउंट। ये है दिवाली ऑफर, और ये देखिए आप 27 अक्टूबर तक ही एप्लीकेबल है, 27 ऑफ अक्टूबर तक ही आपको ऑफर मिलेगा। तो जल्दी से आप, चाहे आप लेना चाहते हो कोर्स, चाहे आपके कोई सगे संबंधी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अगर उनको ये कोर्स खरीदना है, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन करनी है, तो उनके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर फीस 1000 रुपए है, मान लेते हैं, तो आपका 75% कम हो जाना, मतलब फीस कितनी बची आपकी, 250 रुपए में कोर्स मिलना। इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। सस्ता है ये सोचकर ये मत अंडर एस्टिमेट करिएगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। क्वालिटी भरपूर वैसे ही ऑथेंटिक मिलेगी जैसे आपको मिलती है। सारे फैकल्टीज बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होगा, बिल्कुल नहीं। सिर्फ फेस्टिवल का मौका है, तो इस फेस्टिवल में खुशी बांटने का जो एक हमारा इनिशिएटिव है वो ये है कि हमारी जो जितनी भी फीस है, जितने भी सारे कोर्सेज की, वो हमने कम कर दी है। वो हो गया है 75% कम। क्या करना है, ये कोड यूज करना है आपको, दिवाली 75, है ना, दिवाली 75। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, है ना। और कोर्स अगर खरीदना है तो फटाफट से, है ना। और आपको फोन नंबर बिल्कुल टिकट में चल रहा होगा, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, फोन कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम सेम मतलब बताना है। रजीम एक वर्ड है जिसका आपको सेम मतलब बताना है, समानार्थी, है ना। देखो फटाफट से बताओ भाई, सारे के सारे सेम मतलब क्या होगा इसका, सेम मतलब। ऑप्शन को देखो, कंट्री, रूल, टेरिटरी एंड स्पेस, है ना। ये हो गया कंट्री, ये रूल है, ये टेरिटरी है, स्पेस है। ऑड वन आउट अगर निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे भाई, कोई 3 चीजें अलग हो रही है। टेरिटरी कहीं ना कहीं एरिया की बात कर रहा है ना, स्पेस कहीं ना कहीं कोई एरिया, कोई प्लेस की बात कर रहा है, तो ये भी इसी के जैसा हो गया। कंट्री एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन, है ना, तो ये कहीं ना कहीं स्पेस, एरिया, टेरिटरी की बात कर रहा है। अलग जो है वो है रूल। रजीम का मतलब होता है रूल, है ना, रूल, रेन, शासन, रजीम होता है वो। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2। क्या पूछा था आपसे, सिनोनिम पूछा था। ठीक है जी, समान अर्थ या फिर सेम मीनिंग वाले जो अर्थ होते हैं उसको कहते हैं सिनोनिम। रजीम का सिनोनिम होता है रूल। ठीक है, चलो जी, अभी अगला सवाल है। अब क्या दिया हुआ है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब आती बारी ग्रामर की। ये भी 13 अगस्त 2021 का ही क्वेश्चन है।
Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution. ठीक है, देखो जी क्या होगा यहाँ पे, the toy drummer plays the drum if you press the button at the back. तो टॉय ड्रमर है, वो क्या करता है, ड्रम प्ले करता है. अगर आप एक बटन को जो है प्रेस करेंगे पीछे से, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्या, द टॉय ड्रमर विल प्ले द ड्रम इफ यू विल प्रेस. विल यहाँ पर भी, विल यहाँ पर भी, बिल्कुल गलत, आएगा ही नहीं. द टॉय ड्रमर प्लेइंग द ड्रम, प्लेइंग के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब तो होना चाहिए, है ना, सेंटेंस को बनाना है तो कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यहाँ तो दिया ही नहीं है, ये कैंसिल करो. उसके बाद देखो, प्लेड द ड्रम इफ यू आर प्रेसिंग, यहाँ पे प्लेड करेंगे फिर उसके बाद बोलेंगे इफ यू आर प्रेसिंग, तो ये भी गलत है. मतलब ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है, एज एन जो दिया है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है. नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब जो भी दिया हुआ है सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट वो बिल्कुल 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 ही सही है. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड. नो एरर और नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड के क्वेश्चंस को बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि हमें गलतियां निकालने की आदत हो जाती है कि नहीं गलती कुछ तो होगी इसमें, कुछ तो गड़बड़ होगी, तो हम ढूंढने लगते हैं उसे. ठीक है, तो भाई ये ऑप्शन भी है, इसको भी कंसीडर करना चाहिए. ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो जैसे पड़ गई यहाँ पे. अगला सवाल गाइस, यहाँ देखते हैं अभी क्या लिखा है इसमें. सेम मीनिंग वाला बताना है ना. समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, ये मार्च 2020 का है. ऐसी चीज जो सुनी नहीं जा सकती. समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड को क्या बोला जाएगा, बहुत सिंपल है, ऑप्शन में ही आंसर आपको दिख जाएगा. ध्यान से देखिए ऑप्शंस को ही, ऑप्शन में ही आंसर आपको दिख जाएगा इसका. सारे के सारे फटाफट से आंसर करेंगे भाई. क्या है, कैन नॉट बी हर्ड, इनफॉलेबल, ऑडिबल, इनऑडिबल और इररिवोकेबल. ठीक है, अभी देखो किसी भी वर्ड के पहले इन लग जाए, इन लग जाए तो क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है. इनफॉलेबल मतलब, फॉलेबल है ना, जो फेल हो सकता है, जो गलतियां कर सकता है ना. इनफॉलेबल मतलब बिल्कुल एररलेस पर्सन, मतलब एरर फ्री, एज इन उससे गलतियां होती ही नहीं है. कहते हैं कि वो एरर कभी करता ही नहीं, कभी गलतियां करता ही नहीं, है ना, वो फेल ही नहीं होता किसी चीज में, तो वो क्या हो जाएगा, इनफॉलेबल. तो ये तो हमारा मतलब नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ से सुनने से मतलब है, नहीं ऐसी चीज जिसको नहीं सुनी जा सकती, है ना. समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, तो हर्ड में ऑडिबल और ऑडिबल तो आएगा फॉर श्योर, है ना. तो ऑडिबल तो सुना जा सकता है, इन लग गया मतलब उल्टा हो गया, तो ये आंसर हो गया आपका, है ना. जो नहीं सुना जा सकता, नहीं मतलब इन हो गया. इररिवोकेबल मतलब ऐसी चीज जो जिसको चेंज नहीं किया जा सकता. अनअल्टर्ड, ऐसी चीज जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, बात समझ में, जिसको जो हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो होता है आपका अनअल्टर्ड. ठीक है, क्लियर हो गई बात सभी को. यस, तो देखिए कितनी आसानी से इसका भी आंसर मिल गया, ये हो गया थर्ड आपका आंसर. वेरी गुड. अगला सवाल, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, और वो इडियम है टू टेक फ्रेंच लीव का क्या मतलब होगा. टू टेक फ्रेंच लीव. गाइस क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करिए, बताइए मुझे इसका आंसर क्या होना चाहिए. ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, वेलकम द होस्ट, एक्नॉलेज द होस्ट, लीव विथ रिटन परमिशन, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन. अभी देखो क्या होगा इसका मतलब. दो ऑप्शन में होस्ट दिया है, दो ऑप्शन में छुट्टी की बात किया है, तो कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से. कितने लोगों को पता है, देखते हैं. जिनको नहीं पता है वो भी आंसर करेंगे, देखते हैं कि सही होते हो या नहीं. हालांकि एग्जाम में नहीं करना ये, है ना, पता है तो ही आंसर करना. चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए होस्ट से इस इडियम का कोई लेना देना नहीं है ना. टू वेलकम द होस्ट और एक्नॉलेज द होस्ट, होस्ट से कोई लेना देना नहीं है. इसका लेना देना है लीव से. ऐसी छुट्टी मारना जिसको बिना बताए छुट्टी मार देना, पता ही नहीं किसी को, मतलब बताया नहीं, परमिशन नहीं ली आपने और छुट्टी मार ली, तो उसको बोलते हैं हम फ्रेंच लीव. लीव विदाउट एनी इंटीमेशन इज नोन एज फ्रेंच लीव. बिना बताए ली गई छुट्टी को कहते हैं फ्रेंच लीव. ठीक है, तो नहीं मालूम था जिनको, उनको पता चल गया, जिनको मालूम था उनको कॉन्फिडेंस आया कि चलो भाई हमने सही किया, है ना. अगला सवाल ये है आपके पास में पैरा जंबल का क्वेश्चन, है ना. बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. ये भी 13 अगस्त के एग्जाम में आया हुआ है. अब आपको इसको अरेंज करना है, कोई जरूरत नहीं है इसको पूरा पढ़ने की, आपको जाना है ऑप्शन मेथड से, है ना. ऑप्शन मेथड से पढ़ेंगे और इसका आंसर निकालेंगे. टास्क स्टार्ट होता है आपका अभी, फटाफट से देखो एक बार क्या आएगा. मैं बता रही हूँ सेकेंड्स में बन जाएगा ये, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सेकेंड्स में बनेगा.
चलिए जी, जल्दी से कोशिश करिए, बनाइए। कितने लोग बना पाते हैं देखते हैं। ऑप्शन मेथड से जाना है, ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। पहले में लिखा हुआ है बी से स्टार्ट हो रहा, देखते हैं क्या बोल रहा है भाई बी में। वी सॉ, देखो चारों में वी, इधर तो वी दिया है, व्हेन वी लिखा हुआ है, तो ये तो शुरुआत तो ए से होगी नहीं, व्हेन वी गॉट नियर, व्हेन वी से स्टार्ट होगा नहीं, मतलब आप ए वाले को हटा दो, वैसे ही हटा दो ए वाले को, क्योंकि व्हेन वी गॉट नियर तो ये तो स्टोरी आधे से शुरू हो रही है ना। आपने एक को हटा दिया, दो ही ऑप्शन बचे आपके पास में, वो है फर्स्ट एंड थर्ड। और उसमें भी अगर गौर से देखेंगे आप तो बी और सी, और बी और सी का पेयर दिया हुआ है, मतलब आपको सिर्फ देखना है कि डी ए करेक्ट है या ए डी करेक्ट है, बन गया यहाँ पे आपका। अभी देखो बी में लिखा है वी सॉ इन द डिस्टेंस अ ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, बहुत दूर से देखा तो कुछ धुआं सा उठ रहा था, है ना, कॉलम ऑफ स्मोक देखा। उसके बाद सी लिखा है वी वंडर्ड, हमको आश्चर्य हुआ, इफ इट केम फ्रॉम अ चिमनी और अ बर्निंग हाउस, की या ये चिमनी का धुआं है या कोई घर जल रहा है, ठीक है। सो ये बी और सी का पेयर है, ये तो बिल्कुल पक्की बात होगी। अब देखते हैं डी ए आएगा या ए डी आता है, तो इसको देखते हैं पहले। वी थॉट ऑफ टेकिंग अ बाथ इन द हॉट वाटर, ये तो कनेक्ट नहीं कर रहा भाई। यहाँ तक समझ में आया कि हमें सोचा कि ये कहीं चिमनी से आ रहा है या घर चल रहा है किसी का, तो ये आश्चर्य हुआ उनको ये सोचकर। उसके बाद वो हॉट वाटर में बात करने की बात, ये तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो रहा, मतलब ए से स्टार्ट होगा। When we got near, जब हम सामने पहुंचे, है ना, we saw it was the steam rising from hot springs, है ना, वो steam था, वो धुआं था जहाँ पे hot spring जो चल रही थी, है ना, मतलब धारा थी वहां पे, जो hot spring थी वहां से धुआं निकल रहा था, है ना, तो पानी से धुआं निकल रहा था। तो हमने देखा कि वो तो पानी बड़ा ही गर्म है, तो हमने सोचा वी थॉट ऑफ टेकिंग बाथ इन द हॉट वाटर। अब आप बोलिए कौन सा सही हुआ। बी सी ए डी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। आपको ऑप्शन मेथड से जाना है, और ऑप्शन मेथड से जाएंगे तो आपको ऐसे मदद क्या होगी कि आंसर जल्दी मिलेगा, बिल्कुल सही मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, फिलर का क्वेश्चन है ना, ये भी आ चुका है आपका अभी अभी के एग्जाम में ही। वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड, तो काजल को शॉर्ट टेम्पर्ड बना दिया, बहुत जल्दी गुस्सा आने लगा। वर्क एंड डोमेस्टिक क्या था, प्रेशर्स था, वेट्स था, ग्रेविटीज थी, फोर्सेस। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है, ये सबसे बन जाना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए ये। जल्दी से बताएंगे भाई, सबका सही होना चाहिए ये आंसर। क्या चीज थी जो उसको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बना दी। दो चीजों का क्या था, वर्क एंड डोमेस्टिक, ऑफ कोर्स प्रेशर्स, वेट की बात नहीं कर रहे, ग्रेविटी और फोर्सेस की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। क्या चीज है, प्रेशर है, वो घर का प्रेशर और ऑफिस का काम का प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा था कि उसने काजल को क्या बना दिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, एक गुस्से वाला पर्सन बना दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर जो है फर्स्ट है ना, दैट मीन्स प्रेशर्स आएगा वहां पे, बिल्कुल सही है ना। चलो जी, अगला सवाल ये रहा, मार्च 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, आपको इसमें देखना है इंप्रूवमेंट है या नहीं है। द डायरेक्टर विल अग्री विथ द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। अभी जो विल अग्री विद द प्रपोजल है, क्या वो चेंज होगा या क्या नहीं होगा, ये आपको बताना है। अग्रीड बाय द प्रपोजल, अग्री ऑन अ प्रपोजल, देखो, और उसके बाद लिखा है नो इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद लिखा है अग्री टू द प्रपोजल, है ना। अभी देखो विल अग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट, इधर वाला जो दिया है ये प्रेजेंट में दिया है ना, तो ये प्रेजेंट में अगर दिया है तो यहाँ पर फॉर श्योर क्या नहीं आएगा, आपका पास्ट तो नहीं आएगा, है ना, तो ये पास्ट तो बिल्कुल आप हटा दो, है ना। अभी यहाँ पर क्या आएगा, अभी सिंपल सी बात है ना, जो हेल्प मिलेगी आपको अग्री विथ और अग्री ऑन नहीं होगा, है ना, अग्रीड बाय भी नहीं होता है, अग्री टू होगा। देखो दो चीजें होती है, अग्री विथ गलत नहीं है ना, अग्री विथ जो है हम लगाएंगे जब हम किसी पर्सन से अग्री कर रहे हैं, है ना, और अग्री टू जो होता है जब वहां कोई पर्सन नहीं है, कोई प्रपोजल है, कोई सिचुएशन है, तो अगर उस चीज से अग्री कर रहे हैं, उस चीज से सहमत हो रहे हैं तो अग्री टू बोलेंगे, बट किसी पर्सन से अग्री कर रहे हैं तो बोलेंगे आई अग्री विथ यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अग्री विथ गलत नहीं होता, बट यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर हम प्रपोजल की बात कर रहे हैं और प्रपोजल कोई पर्सन नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, ठीक है जी। बात समझ में आई, फ्रेजल वर्ब्स है ये, अग्री विथ, अग्री टू, है ना। अगला सवाल ये रहा, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो दिया है उसका करेक्ट सिनोनिम आपको बताना है। स्किंटिलेटिंग, है ना, इसका मतलब क्या होगा, स्टिंगिंग, ग्लिटरिंग, फ्लैटरिंग या बोरिंग, क्या इसका मतलब होना चाहिए जी, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताना भाई।
कि इसका मतलब क्या होना चाहिए? स्किंटिलेटिंग। स्किंटिलेटिंग का मतलब क्या होगा? सिनोनिम पूछा है, सेम मतलब पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, बनाने की कोशिश करिए। यस, एलिमिनेट करो, ऑप्शन मिलते जाएगा। सिनोनिम पूछा है, सेम मतलब पूछा है। बोरिंग होगा क्या स्किंटिलेटिंग का? बोरिंग तो कहीं से नहीं होगा, ऐसी चीज जो बोर करे, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। स्टिंगिंग, स्टिंगिंग क्या होता है? स्टिंग करना यानी कि चुभना या डंक मार देना। जैसे कोई किसी ने डंक मारा आपको तो वो स्टिंग किया। स्टिंग यानी चुभना होता है, तो चुभने का मतलब है क्या स्किंटिलेटिंग से? नहीं है। अब यहाँ आगे दो चीजें, ग्लिटरिंग है और एक है फ्लैटरिंग। फ्लैटरी क्या होता है? मतलब एक्स्ट्रा तारीफ करना, किसी की फुल ऑफ प्रेज होना, बहुत ज्यादा तारीफ करना, जिसको हम कहते हैं चापलूसी करना बेसिकली, है ना, बहुत ज्यादा ओवर प्रेज करना किसी को, तो वो फ्लैटरी होती है। इसको बेटा तो आपका आंसर होता है ग्लिटरिंग यानी शाइनिंग, बहुत ही ज्यादा चमकता हुआ, है ना। स्किंटिलेटिंग, शाइनिंग, ग्लिटरिंग, है ना, चमकता हुआ शाइनी ऑब्जेक्ट होगा वो स्किंटिलेटिंग होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 2। सिनोनिम पूछा था, सेम मतलब पूछा था, इसलिए बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल कैंसिल हो गए, ठीक है। ये रहा अगला सवाल। यहाँ पे क्या लिखा है भाई? हाँ, the following sentence has been divided into parts. One of them contains an error. Select the part that contains the error from the given options. मतलब ये देखो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी इन 4 पार्ट्स में से किसी एक में गड़बड़ है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जितने लोग इसको बना लेंगे मतलब वो बहुत ही फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, ये मैं मान लूंगी। You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hour as both are quite unpleasant experiences. ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? ध्यान से पढ़िए और बनाइए, ध्यान से पढ़िए इसको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर इसको बना लिया ना, मतलब मैं समझ जाऊंगी कि आप बहुत सिंसियरली पढ़ रहे हैं, फोकस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, जल्दी से सारे के सारे। क्या हो जाएगा भाई आंसर? देखो ध्यान से, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं, आप ये हटा दो। और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो, या फिर मेट्रो में ट्रैवल करना, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है ना। ड्यूरिंग रश आवर, तब जब बहुत रश होती है ना, रश आवर होता है, सबको आना या जाना होता है, तो रश आवर जब होती है तब नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल सही। अब देखो, एज बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, क्योंकि दोनों जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे नहीं है, तो क्वाइट जो है ये वाला और ये वाला क्वाइट में क्या फर्क होता है भाई? QUITE और एक होता है QUIET। तो ये जो ई जिसमें अंदर लिखा हुआ होता है ये होता है शांत रहना, साइलेंस रहना, चुपचाप रहना, है ना। तो ये होता है इसका मतलब जी, है ना, क्वाइट। ये वाला क्वाइट जो है ये होता है आपका एडवर्ब, डिग्री बताता है, टू सम एक्सटेंट, है ना, टू सम एक्सटेंट ये बताता है डिग्री। तो भाई क्वाइट अनप्लेजेंट है, वो जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है, वहां पे चुप या साइलेंस का कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला क्वाइट गलत है। यहाँ पे आएगा ये वाला क्वाइट, जो कि क्या है, एक एडवर्ब जो दिया है वो एडजेक्टिव दिया है। कितनी छोटी सी सटल सी एरर थी यहाँ पे, तभी मैंने कहा जिसने इसको पहचान लिया उसका फोकस बड़ा ही अच्छा है, ठीक है। चलिए जी अगला सवाल ये रहा, देखते हैं इसको क्या लिखा है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द एरर। फिर से एरर वाला क्वेश्चन है। Had you not reached in time, we will have lost our lives, है ना, ये है कंडीशनल सेंटेंस, है ना। कंडीशन या सिचुएशन बता रहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता, मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है। अभी देखो, हैड यू करेक्ट है क्या? हाँ, इफ यू हैड होता है या हैड यू दोनों ही करेक्ट होता है, ये कंडीशन बता रहा है ना, हैड यू। नॉट रीच्ड इन टाइम, तो नॉट रीच्ड हैड के साथ रीच्ड लगा है, ये भी बिल्कुल सही है। रीच्ड इन टाइम, इन टाइम मतलब बिल्कुल टाइम से पहले, ऑन टाइम भी नहीं बोल रहे, इन टाइम बोला जा रहा है, टाइम से पहले, ये भी करेक्ट है, मतलब इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं, हटा दिया। वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स, लॉस्ट आवर लाइव्स में भी कोई गड़बड़ नहीं है ना। गड़बड़ जो है वो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे हैड यू नॉट रीच्ड, और ये जो सिचुएशन है ये एक तरह से हुई नहीं, हो सकती थी, है ना। तो सिचुएशन जो हुई ही नहीं है उसके लिए विल नहीं लगाया जाएगा, यहां पर बोला जाएगा वुड, ठीक है। वुड हैव लॉस्ट, हैड प्लस V3 है तो उधर भी वुड हैव लॉस्ट आएगा, विल का आएगा पास्ट फॉर्म, मतलब ये वाला जो पार्ट है फोर्थ पार्ट वो था गलत, विल को रिप्लेस करके आपको वुड लगाना था, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो जी
अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल आपका। इसमें आपका है नो इम्प्रूवमेंट नो सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन। While washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. आपका जो अंडरलाइन पार्ट है वो ये है द माइक्रोब्स ऑन देम। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? जल्दी से बताएंगे, कोशिश करिए बनाने की भाई, कोशिश करिए बनाने की। कोशिश करो भाई, जो अंडरलाइन पार्ट है क्या वो सही है? ऑप्शन में देख लो क्या क्या है। द माइक्रोब्स ऑन देयर, द माइक्रोब्स ऑन दोस, द माइक्रोब्स ऑन दे। है ना, कोरोना के टाइम पे अक्सर एडवर्टीजमेंट्स देखा करते थे कि हाथ को कैसे धोना है, कितने सेकंड्स तक धोना है, किस मोशन में धोना है ना। तो ये जो उसी पे बोला जा रहा है, while washing your hands rub them together for 20 seconds कम से कम to remove the microbes, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें, उनको हटाने के लिए। तो कहाँ होते हैं? on them, हाथों की बात की जा रही है, तो on their होगा क्या? ऑन देयर व्हाट, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऑन दोस होगा क्या? दोस तो पोजेसिव, ऑन दोस तो यहाँ पे आएगा नहीं कि दोस व्हाट, किस चीज को बोल रहे हैं ना, दीज दोस्त का तो रोल ही नहीं है यहाँ पे। ऑन दे होगा या ऑन देम होगा? यहाँ पे आएगा ऑन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, मतलब देम, हैंड्स के लिए यूज किया गया है देम, जो दिया है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। दो किया हमने नो सब्सटीट्यूशन का, और दोनों के दोनों इसी एग्जाम में नो सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चन आए हैं। तो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना ये नो सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना कि ये भी ऑप्शन है, ये भी कंसिडर करना चाहिए अगर है ऐसा केस तो, है ना। चलो समझ में आ गई बात। चलिए जी चलते हैं अगले सवाल पे, और ये आपका अगला सवाल है आपका वोकैबुलरी का। देखते हैं इसमें क्या आएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड, है ना। ब्लैंक में फिल करना है। मार्च 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। क्या लिखा है? वी मस्ट हेल्प टू द होमलेस, वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। मतलब सिंपल है, क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट ये कह रहा है कि हमको जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं और जो हेल्पलेस होमलेस लोग हैं, उनको होमलेस लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है? वी मस्ट रेंडर, वी मस्ट डोनेट, वी मस्ट एक्सर्ट और कॉन्ट्रीब्यूट। एक्सर्ट तो होगा नहीं, बिल्कुल थकाने वाली बात होती है। एक्सर्ट करना यानी थकना है, थकाना, तो एक्सर्ट तो आप हटा दो, ये नेगेटिव है। वी मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट हेल्प, हेल्प कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं हम। ठीक है, हम हेल्प सीधे मतलब हेल्प को नहीं कॉन्ट्रीब्यूट, कॉन्ट्रीब्यूशन किसी और चीज का होगा, हेल्प का नहीं होगा, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट द वर्ड हियर। हम डोनेट करते हैं क्या? हेल्प डोनेट चीजों का करते हैं, पैसों का करेंगे, पर हेल्प को डोनेट नहीं करते हम। ठीक है, तो ये भी हट गया। रेंडर इज द करेक्ट आंसर। टू होता है टू गिव, है ना, टू गिव योर सर्विस, टू रेंडर, टू वी मस्ट रेंडर, है ना, हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। रेंडर योर सर्विस मतलब सर्विस प्रोवाइड करना या उनकी हेल्प करना। तो यहाँ पे रेंडर इज द करेक्ट वर्ड जो फिट होगा आपके ब्लैंक में। ठीक है, बात समझ में? बाकी सारे के सारे क्या है? एलिमिनेट हो गए। अब देखो कुछ लोग इमोशनल होकर बोल सकते हैं यहाँ सोच के कि अच्छा होमलेस फिजिकल हेल्प की बात कर रहा है, डोनेट होगा या कॉन्ट्रीब्यूट होगा। भाई क्वेश्चन को समझो, कॉन्टेक्स्ट को समझो, उसके हिसाब से क्या फिट हो रहा है ये देखना है। आप इस पे नहीं जाना, ऑप्शन पे, है ना। ऑप्शन तो इसीलिए दिया गया है कि आप मतलब ये चाह रहा है कि फंसो इसमें आप, है ना, पर फंसना नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल। सिलेक्ट द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो पैसिव फॉर्म है ये बताना है गिवन सेंटेंस का। क्या होगा भाई ये? द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, मतलब ये एक्टिव में दिया है। कीप्स द वर्क पेंडिंग, कीप्स वर्ब पे एस या ईएस लगा है, मतलब टेंस कौन सा हुआ? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। ठीक है, ये हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अभी इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? वॉइस है, मैंने आपको बताया है वॉइस में टेंस को चेंज नहीं करते हैं हम, है ना। वॉइस में टेंस जो एज इट इज रहेगा, प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट रहेगा। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट में ही रखेंगे, तो वॉज तो नहीं आएगा, कैंसिल कर दो। हैज बीन तो नहीं आएगा, ये तो परफेक्ट हो गया, कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर आपके पास इज और आर है। वर्क आएगा आपका इधर सामने, तो वर्क के साथ आर तो नहीं लगाएंगे, वर्क तो प्लूरल होता नहीं है, ये कैंसिल कर दिया। अब मुझे पढ़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई हुई है वॉइस की आप लोगों को, है ना, वो वीडियोस देख लीजिएगा जरूर। द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, है ना, द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। आगे बात समझ में, है ना। तो सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ टेंस पहचानना है और उसी टेंस के हिसाब से आपको अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बाकी सारों को एलिमिनेट करके। जैसे ही एलिमिनेट करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही टाइम सेविंग होते हैं वॉइस और नरेशन के क्वेश्चंस। यस, सुनने में भले भले आपको और लग रहा होगा कि वॉइस और नरेशन की टाइम सेविंग, इस तरह से टाइम सेव होता है इसमें, है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया? थर्ड, क्योंकि एलिमिनेशन बहुत जल्दी होगा इसमें, है ना।
चलिए जी अगला सवाल, चलिए फटाफट से क्या लिखा है इसमें, देखिए ये लिखा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, ऐसा पार्ट जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल have been selected for नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 मार्च 3 को आया हुआ क्वेश्चन, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने लोग बना सकते हैं भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने बहुत बारी पढ़ा है इसको, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोशिश करिए कि ये आपसे बन जाए। एक एक पार्ट को पढ़िए, पहले पूरा क्वेश्चन फिर एक एक पार्ट को, है ना। चलिए जी क्या हो जाएगा, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। देखते हैं क्या लिखा है, हैव बीन ये लिखा है। अब ये हैव लिखा है मतलब इसके साथ जो वर्ब होना, जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए प्लूरल। वन यहाँ पे जो लिखा है हैव, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ। हमेशा ध्यान रखना ऑफ मतलब पहला प्रेपोजिशन, पहले प्रेपोजिशन के पहले आया हुआ वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है। तो ये आपका अगर सब्जेक्ट है तो ये कैसा सब्जेक्ट है, वन मतलब ये सिंगुलर हुआ, वन मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर हुआ। अगर ये सिंगुलर है तो ये जो वर्ब है ये भी तो सिंगुलर होना चाहिए, है ना। वन यानी सिंगुलर, तो वर्ब जो आएगा वो भी सिंगुलर होगा, तो उस हिसाब से इस हैव को होना चाहिए हैज, ठीक है। क्या होना चाहिए, इस हैव को होना चाहिए हैज, क्योंकि वन लिखा हुआ है। वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैज बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई, समझ में आ गई भाई बात सभी को। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कमाल था, वन था इसलिए हैज आता। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल भाई जल्दी से देखेंगे, ये बोल रहा है आपको सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, सेम मतलब सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब सेम मतलब मार्च 2020 का क्वेश्चन, ऑब्लिगेटरी। बहुत बढ़िया, सेम पूछा है। एंटोनिम में फिर भी दिक्कत होती है कि भाई एंटोनिम मैंने उल्टा, पहले मतलब समझो और फिर उसका उल्टा निकालो, इसमें तो बहुत आसानी होती है। सेम मतलब बताना है और ऑप्शन में एलिमिनेशन होगा। ध्यान से देखो कैसे होगा एलिमिनेशन भाई, जल्दी से देखो। बहुत सिंपल तरीके से होगा, ध्यान से देखो। ऑब्लिगेटरी सुना होगा, है ना आप लोगों ने टर्म, ऑब्लाइज करना सुना होगा, ऑब्लिगेटरी सुना होगा। अब देखते हैं, अग्रेसिव यानी इसका लेना देना एंगर से है, अग्रेशन से है कि नहीं। क्या हम यहाँ पर एंगर या अग्रेशन की बात कर रहे हैं कहीं, बिल्कुल नहीं। यूजलेस किसी काम का नहीं, तो ये एडजेक्टिव जो है यूजलेस किसी भी काम का नहीं। ऑब्लिगेटरी और यूजलेस में कोई भी कनेक्शन है, बिल्कुल नहीं है। अभी यहाँ पे होता है रेकलेस, ये भी वही होता है केयरलेस पर्सन, है ना, तो इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। बचता है एक ही पार्ट आपके पास में, वो है मैंडेटरी, है ना। मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी यानी होता है जिस काम को करना आपको अनिवार्य है, मैंडेट है, जरूरी है, उसको कहते हैं हम ऑब्लिगेटरी या फिर मैंडेटरी। बात आई समझ में। तो ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम क्या होगा, मैंडेटरी होगा। पहला इसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। बाकी सारे वर्ड्स बिल्कुल एलिमिनेट हो रहे हैं, कोई मतलब के नहीं थे। यूजलेस नहीं आएगा आपका, रेकलेस नहीं होगा, है ना, अग्रेसिव तो कहीं से नहीं होगा। चलिए जी, तो ये थे आज के सवाल, है ना। आज हमने लगभग किए 22 क्वेश्चंस और हमने देखा 2 साल के पेपर के, 21 को भी देखा हमने और 20 को भी देखा, है ना। 2 शिफ्ट के पेपर हमने उठाए। तो जिस हिसाब से पेपर आया था, बोला जा सकता है कि आप अगर थोड़ी सी और मेहनत कर ले, थोड़ा सा अपना फोकस उन एरियाज पे दें जहाँ पे आपको दिक्कत होती है, तो आप इस तरह का पेपर बना सकते हैं, है ना। बस थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है सही दिशा में, और वो दिशा दिखाने के लिए तो हम लोग हैं ही आप लोगों को। अभी गाइस दिवाली का ऑफर, इसको भूलना नहीं। कब तक एप्लीकेबल है, 27 तारीख तक, 27 अक्टूबर, मतलब बहुत ही कम दिन है। सिर्फ और सिर्फ 27 अक्टूबर तक ये ऑफर है, उसके बाद ये 75% का ऑफर हटा दिया जाएगा। तो अभी आपके पास ये बहुत ही अच्छा मौका है। देखो देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब होल्डर्स अभी नहीं है, जॉब तो दिलाने का काम हमारा है ना। तो हम आपको सपोर्ट उसमें करेंगे, है ना। अभी आप अर्न नहीं कर रहे हैं तो फाइनेंशियली आप अपने पेरेंट्स पर बर्डन नहीं डालना चाहते होंगे, तो इसी बात को भी ध्यान पे रखते हुए हमने ये ऑफर आपके लिए लेके आया है कि भाई जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं हमारे पेड प्लेटफॉर्म पे, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, सारे कोर्सेज में ये आपको डिस्काउंट एप्लीकेबल है। कूपन कोड क्या है, दिवाली 75, याद रखेंगे, ये है आपका कूपन कोड दिवाली 75, बिना स्पेस के, ये आपको टाइप करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो
जो एग्जाम्पुल का एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करिए। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इंस्टॉल करिए, अपडेट करिए, और उसके बाद वहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स दिखेंगे, बहुत सारे फ्री कंटेंट्स अवेलेबल है आपके पास में। वहां पे पेड बैचेस में जाएंगे ना तो आपको सारे पेड बैचेस दिखेंगे वहां पे। आप जो भी आपको बैच लेना है वो ले सकते हैं आप। सब में ये वाला कूपन कोड लगा के दिवाली 75 और 75% का बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। तारीख याद रखिए 27 अक्टूबर तक, तब तक का वेट मत करिए, अभी ही मौका है। फटाफट से फोन उठाइए और कोर्स को खरीद लीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा तो आपके पास में फोन नंबर जो है टिकर्स में चलता ही रहता है, तो आप उस फोन नंबर पे फोन पे कॉन्टैक्ट करिए, बात करिए और आपकी समस्या का समाधान दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल फिर से, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एंजॉय द फेस्टिवल। हैप्पी दिवाली सभी को। थैंक यू।